हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर साइट चैनल पर हम आपको चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम 50 ऐसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो इस 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जितने स्टार लगा दो उतने कम हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस 50 टॉपिक्स में से हमने अब तक 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम टॉपिक नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन से एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है और फिर भारत में अपनी जड़ें मजबूत करती है और भारत पर शासन करना शुरू कर देती है। और फिर कंपनी के मनमानी को देखते हुए, कंपनी के मनमानी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन सरकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती है और उस पर कंट्रोल करती है। आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक 5 में हम इन सभी इम्पोर्टेंट एक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि ब्रिटेन की संसद भारत में लाई थी। ब्रिटेन की संसद ने भारत के लिए पारित किए थे। ठीक है, और भारत पर शासन किया था। इनको हम 2 फेजों में देखेंगे। एक तो 1773 से 1858 जो कंपनी का रूल कहा जाता है, और दूसरा क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 तक रहा। क्राउन रूल में क्या था, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन कर रही थी। और 1773 से 1858 में शासन तो ब्रिटेन की सरकार ही कर रही थी, लेकिन इनडायरेक्टली कंपनी के माध्यम से। तो इस टाइम को हम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी कहेंगे या फिर कंपनी रूल कहेंगे। और उसके बाद 1858 से 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब तक यहाँ पर ब्रिटेन सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा था। और इस रूल में, क्राउन रूल में, ये सभी इंपॉर्टेंट एक्ट्स लाए गए थे जिसके माध्यम से ब्रिटेन सरकार ने भारत पर शासन किया था। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी रूल, ये सभी एक्ट हम इसमें देखेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्यों लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थिति थी, कब वो भारत में आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से। जब हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे सन 1600 में एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडर के रूप में भारत में आती है। ठीक है, जब महारानी एलिजाबेथ वन ने कंपनी को मोनोपोली राइट दे दिए थे भारत में ट्रेड करने की, कि जाओ और भारतीय महाद्वीप पर में व्यापार करो। ठीक है, और कोई भी कंपनी, इस मोनोपोली के तहत क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई अन्य कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आएगी। सभी एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1600 में। ठीक है, स्टार्टिंग में 15 साल के लिए ये मोनोपोली राइट्स दिए गए थे और धीरे धीरे बाद में ये टाइम लिमिट बढ़ाते गए और कंपनी का शासन इस तरीके से चलता गया और कंपनी यहाँ पर भारत में अपनी जड़ें मजबूत बनाती गई। ठीक है, वो कंपनी जो सन 1600 में ट्रेड करने के उद्देश्य से आई थी, धीरे धीरे भारत में अपने राजनीतिक परिवार में हस्तक्षेप करना उसने शुरू कर दिया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजाओं में ये लूप होल ढूंढ लिया कि अगर यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया जाएगा तो भारत पर शासन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी फूट डालो और राज करो की नीति का भी परिणाम था कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, और दोनों युद्धों में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो एक राजनीतिक इकाई के रूप में अपनी जड़ें मजबूत करने में इन दोनों युद्धों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, तो दोनों में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो इन दोनों युद्धों के बाद ही 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स भी मिल गए थे, जिसके बाद कंपनी रेवेन्यू, सिविल और जस्टिस, इन सभी मामलों में हस्तक्षेप करने लगी थी और कंपनी की जो टेरिटोरियल पावर है वो बढ़ती जा रही थी। कंपनी का शासन करने का जो एरिया है राजनीतिक, वो बढ़ता जा रहा था। अब कंपनी भारत पर राजनीतिक शासन भी करने लगी थी। तो
एक कंपनी जो कि व्यापारी थी और लाभ कमाने के उद्देश्य से आई थी, जब वो राजनीति में हस्तक्षेप करेगी तो वहां पर भी इसे प्रॉफिट ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे कानून ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने लगी, ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते थे जिससे कि भारी टैक्स कलेक्शन हो, लोगों से ज़्यादा लूटपाट मचाई जा सके। तो शासन में भी वो लूटपाट ज़्यादा मचाने लगे, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगे। इतना सब हुआ, कंपनी का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि 1773 में ब्रिटेन सरकार ने कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। इसके पीछे कई रीजन थे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी। अब वो मोनोपोली वो फ्री में तो देंगी नहीं, बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन सरकार को क्या करती थी, बदले में हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 4 लाख ब्रिटिश पाउंड ब्रिटेन सरकार को दिया करती थी। ठीक है, लेकिन 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल हालत ऐसी इतनी खराब हो गई कि कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन सरकार को पैसा देना भी, मुनाफा देना भी बंद कर दिया था। ठीक है, और वो कंपनी जो अब तक 1768 तक ब्रिटेन सरकार को पैसा देती थी, लगभग 4 लाख ब्रिटिश पाउंड हर साल, उसने उल्टा 1772 में ब्रिटेन की सरकार से लोन ले लिया। तो इसका क्या कारण था कि कंपनी दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गई थी? इसके कई रीजंस थे। उनमें से एक रीजन ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में एक कमी ये थी कि उसने इसके कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की अनुमति दे रखी थी। तो जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार कर रहे थे और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने कंपनी को ही लूटना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो मालामाल होते जा रहे थे और कंपनी कंगाल होती जा रही थी, दिवालियेपन के कगार पर पहुंच रही थी। ठीक है, और आप देखेंगे जब आप 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन सरकार ने ये राइट छीन लिया था कि कंपनी के कर्मचारी कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा कारण ये था कि लगातार जो युद्ध हो रहे थे, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और 1767 में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, इन सभी युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी का खर्चा तो बहुत ही हो गया था। तो ये भी एक रीजन था कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत खराब होती जा रही थी। और एक और रीजन था चाय के ट्रेड में, चाय के व्यापार में नुकसान होना, ये भी एक बड़ा रीजन था। देखिए उस टाइम पे क्या होता था कि भारत में जो चाय उत्पादित की जाती थी उसको पहले ब्रिटेन में ले जाया जाता था, फिर ब्रिटेन में उस पर भारी टैक्स लगाए जाते थे और फिर अमेरिका में उस चाय को बेचा जाता था। ठीक है, इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट नहीं बेच सकती थी अमेरिका में चाय को। तो 1772 तक आते आते क्या हुआ कि अमेरिका, जिसमें भी ब्रिटेन सरकार के खिलाफ क्रांति हो रही थी, वहां पे डचों द्वारा स्मगल की हुई चाय की मांग बढ़ गई और 85% जितनी भी चाय की डिमांड होती थी उसका 85% डचों से स्मगल्ड की हुई चाय से ही पूरा कर लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चाय थी वो गोदामों में सड़ रही थी, उसकी डिमांड कम हो गई थी। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। ठीक है, ये सब ब्रिटेन सरकार देख रही थी। चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी थी ब्रिटेन की सरकार के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के लिए, और इसको मोनोपोली भी दी गई थी ट्रेडिंग के लिए, तो इसको रिवाइव करना ब्रिटेन सरकार के लिए ज़रूरी था। और दूसरा, अमेरिका में भी क्रांति हो रही थी ब्रिटेन सरकार के खिलाफ, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब भारत में ही अपनी जड़ें मजबूत कर ली जाएं। ठीक है, तो इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 का, जिसमें कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करी गई। इसके जो कर्मचारी हैं जो कि भ्रष्टाचार कर रहे थे उन पर लगाम कसने की कोशिश की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ब्रिटेन सरकार ने। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था ये 1858 तक चला था। उसके बाद 1858 के बाद क्राउन का रूल आ गया था। 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। लॉर्ड नॉर्थ जो कि उस टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, 1770 से 1782 तक रहे थे ये। ठीक है, तो ये पहला प्रयास था, पहला टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपनी मनमानी ना कर सकें, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जा सके, कंपनी को रिवाइव किया जा सके। तो एक ऐसा सिस्टम सेटअप किया गया कि जो सभी अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनको सुधारने की कोशिश करी गई और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो लॉर्ड नॉर्थ को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो इसके मेन प्रोविजंस क्या थे? दिस वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
इंटेंडेड टू ओवरहोल द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके मैनेजमेंट को अपने हाथों में लेने के लिए। तो इसके मेन प्रोविजंस ये थे। पहली बात तो ये कि इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट, दो वर्ड यहाँ पे यूज किए गए, कंट्रोल और रेगुलेट, द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये क्वेश्चन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 2014 में पूछा गया था, डायरेक्ट ये लाइन थी। सो इट इंट्रोड्यूस्ड पार्लियामेंट्री सुपरविजन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर को कौन सुपरवाइज करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट सुपरवाइज करेगी। ठीक है, वो कैसे करेगी अभी हम देखेंगे। इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगेन फर्स्ट टाइम, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फर्स्ट टाइम, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अभी तक वो कंपनी क्या कर रही थी? अभी तक ये कंपनी व्यापार कर रही थी, लेकिन अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी दे दिए गए कंपनी के हाथों में कि कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों में हस्तक्षेप करेगी। इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई, मतलब कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। डायरेक्टली तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन इनडायरेक्टली वास्तव में शासन कौन कर रहा था? ब्रिटेन सरकार कर रही थी। ठीक है, तो वहाँ से ही आदेश पारित किए जाते थे। वहाँ पे एक सेंट्रल एक केंद्र बन गया था जहाँ से आदेश आते थे और भारत में लागू किया जाता था उन्हें। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। उसके बाद कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसे कि हमने देखा कि जो कंपनी के कर्मचारी है वो भ्रष्ट होते जा रहे थे, वो मालामाल होते जा रहे थे, कंपनी को ही लूटना स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया? एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, उसको क्या किया? प्रोहिबिट कर दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करते थे उसको बंद कर दिया। और दूसरा क्या कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी ना तो कोई प्रेजेंट्स लेंगे, उपहार लेंगे, और ना ही कोई रिश्वत लेंगे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और तीसरा, क्योंकि हमने देखा कि कंपनी ने 1772 में लोन लिया था ब्रिटेन की सरकार से, तो एक प्रोविजन क्या किया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो सिर्फ 6% ही कंपनी को डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या था? लाभों का वो हिस्सा जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो जब तक कंपनी लोन पूरा 1.5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का जो लोन है वो पूरा नहीं कर लेती, तब तक सिर्फ 6% ही उनको डिविडेंड का हिस्सा मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसी लिमिट कर दी गई। और दूसरा, गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्या प्रोविजंस किए गए? बंगाल का गवर्नर, जो कि अभी तक गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, मतलब इसमें जनरल वर्ड और ऐड कर दिया। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम, और उसकी सहायता के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। देखिए 1773 तक आते आते कंपनी ने अपनी मेनली तीन प्रेसिडेंसी स्थापित कर ली थी। एक थी बंगाल में, मद्रास और बॉम्बे। तो 3 प्रेसिडेंसी कंपनी ने स्थापित कर ली थी। ठीक है, अभी जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी ये दोनों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में काम करने लगी। ठीक है, मतलब आदेश यहाँ से आते थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे था, और लागू किन पे किया जाता था? इन दोनों प्रेसिडेंसीज पे। तो एक तरीके से ये दोनों प्रेसिडेंसीज, मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज हैं, ये सबॉर्डिनेट हो गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो डिसीजन वुड बी टेकन बाय मेजोरिटी, क्योंकि काउंसिल में 4 तो मेंबर्स थे और एक था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो डिसीजन जब भी लिया जाता था तो वो मेजोरिटी से लिया जाता था, मतलब इन चारों में से अगर 3 वोट एक तरफ है और 1 वोट एक तरफ, तो डिसीजन मेजोरिटी से ले लिया जाता था। लेकिन अगर टाई होता था कभी भी, मतलब 2 वोट एक तरफ और 2 वोट किसी भी टॉपिक मुद्दे पर एक तरफ, तो इस स्थिति में ही, केवल इसी स्थिति में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को राइट था कि वो वोट डाल सके, मतलब उसको कोई वीटो पावर नहीं दी गई थी, वो सिर्फ वोट तभी डाल सकता था टाई होने के केस में। ठीक है, तो इस केस में अगर मान लिया यहाँ पे गवर्नर जनरल अपनी वोट देता है, तो ये निर्णय स्वीकार कर लिया जाता था। तो द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे ऐसे गवर्नर जनरल। सीएसई में, यूपीएससी ने 1996 में ये क्वेश्चन पूछा था। द गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद अ कास्टिंग वोट, ये हमने पढ़ लिया। अगला है गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। ये अब क्या हो गए थे? ये अंडर में अधीनस्थ हो गए थे किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, उसी के कहे अनुसार ये काम करते थे। और
दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रख दी गई थी इस एक्ट के माध्यम से। अब जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो किसको रिपोर्ट करते थे? वो रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको रिपोर्ट करता था? ब्रिटेन की सरकार को। तो एक तरीके से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो ब्रिटेन सरकार का आदमी ही था। तो मतलब मेन स्थान पे ब्रिटेन सरकार ने क्या किया? अपना आदमी रख दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरीके से इनडायरेक्ट रूप से थोड़ा सा किनारे करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटेन की सरकार ने। तो अगला है जुडिशरी। इसमें क्या किया गया? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस होते थे। इतना सब कर रही थी ब्रिटेन सरकार, इतना हस्तक्षेप कर रही थी भारत के शासन में, तो क्या भारतीयों का कोई इसमें हिस्सा था? तो क्या भारतीयों का उसमें कोई पार्टिसिपेशन था? तो नहीं, भारतीयों का कोई हिस्सा इसमें नहीं था, सभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, इसमें क्या किया गया? डिमार्केटेड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। एंड इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, governing body of the company, to report on its revenue, civil and military affairs in India and restricted the court of directors to 4-year terms। मतलब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल कैसे किया? वो किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। तो बीच में क्या आ गए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का संचालन करने के लिए जो होते थे, जिनकी संख्या 24 थी, जिन्हें पहले 1 साल के टेन्योर के लिए रखा जाता था, लेकिन अब वो कितना टर्म हो गया था उनकी सर्विस का? 4 इयर्स टर्म हो गया था। ठीक है, तो 4 साल के लिए उनका चुनाव किया जाने लगा था। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सभी कामों का लेखा जोखा ब्रिटिश संसद को देते थे, चाहे वो सैन्य शक्ति का मामला हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य शक्ति कितनी हो गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिकों से संबंधित मामले, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू कितना आया है और कितनी एक्सपेंशन करती जा रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत की राजनीति में उसका हस्तक्षेप कितना बढ़ता जा रहा है। इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो करते थे ब्रिटेन सरकार को। तो दोनों को हमने देखा कि कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के माध्यम से कंपनी को रेगुलेट किया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू कंट्रोल किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये सब किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के माध्यम से। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी थी जिसकी वजह से ये एक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी लाया था, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्रिटिश सरकार कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।